वुइंग न्यू हसांग को एक मैसेज करता है जिसका सब्जेक्ट था हेल्प न्यू हसांग। मैसेज में अंदर लिखा था, हे न्यू हसांग, मुझे तुमसे एक सवाल पूछना था। इस वीकेंड कंपनी की पिकनिक होने वाली है। लग रहा है इस बार ये पिकनिक बहुत शानदार होगी क्योंकि ये पिकनिक बिलिंग लेक वाले पार्क में होगी। वॉलीबॉल टूर्नामेंट भी होगा। बच्चों के लिए स्लिप एंड स्लाइड वाले गेम्स भी होंगे। जॉन्ग कॉर्पोरेशन की पिकनिक्स में इस तरीके की मस्ती भरी चीज़ें क्यों नहीं होती थी। खैर, तुम तो जानते ही हो कि हर साल मुझे पिकनिक में जाना कितना अच्छा लगता है, खासकर इसलिए क्योंकि इस दिन लंचा कुछ कैजुअल पहनता है। ऐसा नहीं है कि वो ऑफिस वाले कपड़ों में अच्छा नहीं लगता, बिल्कुल वो उनमें भी बहुत अच्छा लगता है। वो तो जो भी पहन ले उनमें बहुत अच्छा लगता है, और जब मैं ये बात उससे कहता हूँ तो उसके ईयर्स थोड़े पिंक हो जाते हैं। तो मुझे लगता है कि हम दोनों अब थोड़े थोड़े दोस्त बनने लगे हैं जब से मैं मैनेजमेंट में आया हूँ और हम एक ही बिल्डिंग में काम कर रहे हैं। शायद मैंने तुम्हें बताया था कि हम दोनों साथ में कई बार लंच भी कर चुके हैं। मुझे नहीं लगता कि अब वो मुझसे स्कूल की बातों की वजह से नफरत करता होगा, और अगर जो भी कुछ यीलिंग में हुआ उन बातों की वजह से अभी भी वो नाराज है तो उसने कभी उन बातों का जिक्र नहीं किया। वो मुझे नज़रअंदाज नहीं करता और कभी घूरता भी नहीं, बस कभी कभी बातें कर लेता है। कभी समझना मुश्किल हो जाता है कि उसके मन में मेरे लिए क्या है। मैं बहुत कोशिश कर रहा हूँ कि हम दोनों के बीच जो भी कुछ है मैं उसे ना बिगाड़ूं, लेकिन लगता है कि मैंने फिर से गड़बड़ कर दी है। तुम्हें याद है न्यू हसांग, वो बच्चा जिसके बारे में मैंने तुम्हें बताया था? 2 साल पहले जिशान में ज्वालामुखी विस्फोट हुआ था और दफन तबाह हो गया था। उस बच्चे को मैंने गोद ले लिया है। 2 महीने पहले उसका अडॉप्शन फाइनल हो गया है और मैंने अभी तक ये बात किसी को नहीं बताई, ना ही लंजा को, ना अपने परिवार को, और ना ही किसी और कोवर्कर को। और अब पिकनिक का समय आ गया है तो मैं उस बच्चे को साथ लाना चाहता हूँ, पर पता नहीं लोगों को कैसे बताऊँ। तुम समझ रहे हो ना हसांग? कहीं ऐसा ना हो कि लंचा इस बात को लेकर मुझसे नफरत करे कि मैंने उससे इतना बड़ा राज छुपाया। जेंगचा तो शायद मेरी टांगे ही तोड़ देगा, और मुझे नहीं पता कि शिजियो को मैं कैसे बताऊंगा, क्योंकि उन्होंने मुझे बच्चे के बारे में पूछा था। मैंने घबराहट की वजह से कुछ नहीं बताया, जबकि मैं अडॉप्शन के आधे प्रोसेस को तो कंप्लीट कर चुका था। मैं इतना बुरा भाई क्यों हूँ हसांग? अब मैं क्या करूँ? प्लीज़ मेरी मदद करो, तुम ही मेरी आखिरी उम्मीद हो। मैं लोगों को अपनी सीक्रेट बेबी के बारे में कैसे बताऊं बिना ये लगे कि मैं उन पर भरोसा नहीं करता। तुम्हारा बेचारा दोस्त वेवुश्या। मैसेज पढ़ते ही नी हसांग उसे मैसेज करते हुए कहता है, वेशोंग, ये आपने क्या कर डाला? तुम्हारे पास बच्चा है, तुम एक बच्चे को पाल रहे हो। क्या ये वही बच्चा है जिसका जिक्र एक बार तुमने किया था, जिसके कजिन्स को तुमने ढूंढ निकाला था और तुम उम्मीद कर रहे थे कि वो लोग उसे अपनाएंगे? तुम सच में हद कर देते हो वेवुशन। अब इसके बदले में तुम मुझे लंच खिलाने के लिए ले जाओगे, वो भी महंगा वाला। दोपहर 2 बजे हैरोल्ड चांस होटल में मिलते हैं। तुम्हारा दोस्त न्यू हसांग। वेइंग अब 2:05 पर हैरोल्ड चांस होटल में पहुंच चुका था। उसके फेस पर एक स्माइल थी। उसने ऑलरेडी ऑफिस में लांग वांगजी के साथ लंच कर लिया था। न्यू हसांग से मिलने के लिए उसने 1 घंटे की छुट्टी ले ली थी। न्यू हसांग पहले से वहां बैठा हुआ था। जैसे ही वुइंग उसके पास पहुंचता है, हसांग अपने मुड़े हुए पंखे को झटकते हुए कहता है, वेशोंग, मुझे तुम पर सच में विश्वास नहीं हो रहा। वुइंग एक लंबी गहरी सांस लेते हुए कहता है, मुझे पता है न्यू हसांग, मुझे पता है, पर तुम मेरी मदद करोगे ना? हसांग कहता है, सिर्फ इसलिए क्योंकि अब तक की सबसे बड़ी स्टूपिड हरकत है जो तुमने की है। हसांग वैसे तो काफी इरिटेटेड दिख रहा था, पर अंदर से वो भी अपनी हंसी को कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा था। ये सुनकर वुइंग गहरी सांस लेता है और मुस्कुराने लगता है, यह सोचकर कि अब जब हसांग उसके साथ है तो सब कुछ ठीक हो ही जाएगा, क्योंकि उसका दोस्त काफी चालाक है और लोगों को कैसे अपनी बातों में लाना है ये हसांग बहुत अच्छी तरह से जानता था, जो वुइंग को बिल्कुल नहीं आता था। तभी उन दोनों के पास वेटर आता है। हसांग दोनों के लिए महंगी वाली वाइन ऑर्डर करता है और फिर मेन्यू की भी वो सबसे महंगी डिश ऑर्डर कर देता है। वुइंग अपने लिए केवल डेजर्ट ही ऑर्डर कर पाता है। हसांग पूछता है, तो क्या उस बच्चे के कजिन्स ने उसे नहीं अपनाया? वुइंग कहता है, उस बच्चे का नाम आयुन है। वो लोग उसे कैसे अपनाते?
उनमें से एक तो काफ़ी बुरी तरह से घायल था और दूसरी उसकी देखभाल कर रही थी। उसने पहले से ही अपने कुछ दूर के रिश्तेदारों को साथ में रखा हुआ है और वह जिशांत राहत कार्य में एक डॉक्टर है। बाकी के वन अंकल्स और आंटीज़ की हालत भी सांस की बीमारी की वजह से ख़राब थी। जब दफान तबाह हुआ तब आयुन केवल 2 साल का था और जब तक मैं उन्हें ढूंढ पाया वो काफ़ी बड़ा हो गया और अब वो उन लोगों से ज़्यादा मुझे अच्छे से पहचानता है। हसांग कहता है, और तुमने इस बारे में किसी को कभी क्यों नहीं बताया? विंग कहता है, क्योंकि मैं चाहता था कि वो अपने परिवार के पास ही पहुंचे, ना कि कोई गलत हाथों में जाए। जहाँ पर सारे अनाथ बच्चे थे वहाँ किसी न किसी को अपने परिवार का कोई ना कोई सदस्य मिल ही जाता है, लेकिन वह अपने गांव का इकलौता जिंदा बच्चा बचा था। दफान सिटी के बाकी सारे बच्चे जिन्हें मैं लेकर आया था उनमें 15 बच्चे और थे। किसी को मैंने उनके रिश्तेदारों के पास छोड़ दिया तो किसी को पड़ोसियों के पास। यहाँ तक कि वेंचिंग ने भी मुझसे कह दिया कि वो उसे नहीं रख सकती। तभी मैंने अडॉप्शन का प्रोसेस शुरू कर दिया था। विंग ने अपनी पूरी मेहनत के साथ आयुन को परिवार को ढूंढा था। वह उसका काम भी था और एक अनाथ होने के नाते उसका फ़र्ज भी था। लेकिन दिल के किसी न किसी कोने में जितना ज़्यादा वक्त वह आयुन के साथ बिताता गया उतना ही ज़्यादा उसका दिल उसे अपने पास रखने को करता गया। हसांग कहता है, अब तुम्हारे पास सीक्रेट बेबी है। विंग कहता है, वो 4 साल का है, क्या तुम उसका फ़ोटो देखना चाहोगे? हसांग कहता है, हाँ बिल्कुल। विंग उसे आयुन का फ़ोटोग्राफ दिखाता है। उसके अपार्टमेंट के पीछे वाले प्लेग्राउंड की वो फोटोग्राफ थी जिसमें आयुन स्लाइड करते हुए नीचे आ रहा था और खुशी से उसका गोल मटोल चेहरा खिलखिला रहा था। हसांग के होठों पर मुस्कुराहट आ जाती है और वो विंग से कहता है, अरे वाह, ये तो बहुत प्यारा है। कॉन्ग्रेचुलेशंस वेविशन। विंग हंसते हुए कहता है, थैंक यू। हसांग कहता है, अब हम उस गड्ढे की बात करते हैं जो तुमने खुद अपने लिए खोद लिया है। तुम्हारे ईमेल के बाद मैं अब तक काफ़ी सारी स्थितियों पर विचार कर चुका हूँ। हसांग एकदम सीरियस फेस के साथ कहता है, तुम्हें अब सबको गैसलाइट करना पड़ेगा। विंग कहता है, क्या मतलब? हसांग कहता है, तुम्हें अब ऐसे बर्ताव करना होगा जैसे कि तुम ऑलरेडी सबको बता चुके हो और जैसे सब आयुन के बारे में पहले से ही जानते हो। ऑफिस की कॉन्वर्सेशन में तुम आयुन का जिक्र कुछ इस तरीके से करो कि लोगों को मौका मिले उसके बारे में पूछने का। अगर कोई कहे कि उन्हें नहीं पता था कि तुम्हारे पास एक बच्चा भी है तो तुम हैरान होकर कहो, ये कैसे हो सकता है, मैंने तो पहले बताया था। विंग मन में सोचने लगता है, ऑफिस वाले तो शायद आसानी से मान भी लेंगे, पर बाकी सबको कैसे बताऊंगा? अंकल जांग और मैडम जू मुझसे क्या कहेंगे? अगर जेंगचा को मना लूं तो शायद अंकल जांग और मैडम यू भी मान जाएंगे, पर लंजा, वो तो कभी नहीं मानेगा क्योंकि मैंने उसे आयुन के बारे में बताया था, पर उसे मैंने ये नहीं कहा था कि मैंने आयुन को अडॉप्ट कर लिया है। हसांग कहता है, तुम्हें बस पूरी तरीके से एक्टिंग करनी होगी, सब ठीक होगा, चिंता मत करो, यही एक तरीका है और ये ज़रूर काम करेगा। दोनों अब वहाँ बैठे हुए अपनी पुरानी ज़िंदगी को याद कर रहे थे और 1 घंटे वो दोनों बातें करते में ही बिता देते हैं। सीन चेंज होता है। विंग आयुएन को हाथ पैरों पर सनस्क्रीन लगा रहा था। आयुएन ने एक टील ग्रीन कलर की टी शर्ट पहनी हुई थी जिस पर लिखा हुआ था बाबाज बॉय। उस पर 2 डायनासोर्स बने थे। जब से विंग ने उसे बताया था कि ये दोनों डायनासोर बिल्कुल फादर और सन की तरह हैं, जैसे कि विंग और आयुएन है, तब से ये टी शर्ट उसकी सबसे ज़्यादा फेवरेट बन गई थी और विंग को भी ये टी शर्ट बहुत पसंद थी। हाथों पर सनस्क्रीन लगाने के बाद विंग कहता है, ठीक है, अब हाथ नीचे कर लो और पैर ऊपर। ये सुनकर आयुएन हंसने लगता है और विंग से कहता है, बाबा, पैर खड़े रहने के लिए होते हैं, पैर मैं ऊपर कैसे करूँगा, और अगर ऊपर किए तो खड़ा कैसे रहूँगा? विंग भी शॉक्ड जैसा चेहरा बनाते हुए कहता है, क्या सच में पैर ऊपर नहीं जा सकते? आयुएन कहता है, नहीं बाबा। विंग कहता है, अगर तुम अपने हाथों पर खड़े हो जाओ तब तो पैर ऊपर चले जाएंगे ना, और अगर मैं तुम्हें पलट दूँ तो? ऐसा कहकर विंग अचानक से उसकी तरफ झपटता है। आयुएन ज़ोर ज़ोर से हंसने लगता है। विंग उसे उल्टा कर देता है और उसके पैरों पर भी सनस्क्रीन लगा देता है।
आयुएन जल्दी से अब अपनी चप्पलें ढूंढने में लग जाता है। जब से विंग ने आयुएन को कंपनी की उस पिकनिक के बारे में बताया था, तब से वो बहुत एक्साइटेड था। आयुएन बार बार उस स्लिप एंड स्लाइड के बारे में पूछ रहा था जो बच्चों के लिए उस पिकनिक में होने वाली थी। दूसरी तरफ विंग खुद घबराहट से भरा हुआ था। ऑलरेडी वो अपनी कंपनी में एक बहुत ही बेशर्म इंसान नाम से फेमस हो चुका था, और अब जब सब लोगों को ये पता चलता कि उसका ऑलरेडी एक बेटा है, तो पता नहीं उसके कोवर्कर्स इस पर कैसा रिएक्शन देते। और उन लोगों की तो उसे शायद कोई परवाह भी नहीं थी। वो तो सिर्फ ये सोच रहा था कि लांग वांग जी कैसा रिएक्शन देगा। वर्ल्ड एड्स की कॉर्पोरेट पिकनिक हर साल बिलिंग लेप में होती है। वो लोग पूरे साउथ लॉन को रेंट पर ले लेते हैं इस तरीके की बड़ी बड़ी इवेंट्स के लिए। उस लॉन में कई दर्जनों तो टेबल्स होती हैं, 4 वॉलीबॉल कोर्ट होते हैं और एक बड़ा लॉन होता है जिसमें तरह तरह के खेल बच्चों के लिए होते हैं। यह लगभग एक कार्निवल की तरह ही होता है, जिसमें स्पीच भी होती हैं और इनाम भी दिए जाते हैं। इसीलिए विंग हमेशा इन पिकनिक्स को एंजॉय करता है। दिन के वक्त काफ़ी धूप हो रही थी और काफ़ी गर्मी भी थी जब वो आयुएन का हाथ पकड़े हुए पवेलियन की तरफ जा रहा था। विंग को पहले ही अपनी गर्दन के पीछे सूरज की धूप महसूस हो रही थी। उसने अपने बालों को एक पोनीटेल में बनाया हुआ था ताकि उसे थोड़ी हवा लग सके, पर गर्मी की वजह से ऑलरेडी उसकी शर्ट उसके पीठ से चिपकने लगी थी। आयुएन ने उस डायरेक्शन में इशारा किया जहाँ पर स्लिप एंड स्लाइड लगाया हुआ था, और वो विंग से पूछता है, क्या ये वही है? स्लिप एंड स्लाइड अभी स्टार्ट नहीं हुआ था, पर कुछ बच्चे वहाँ खड़े होकर उसे देख रहे थे। विंग कहता है, हाँ ये वही है। दोपहर को लंच करने के बाद मैं तुम्हें वहाँ ले चलूँगा। आयुएन भी सीरियस होकर विंग की बातों को दोहराते हुए कहता है, हाँ पहले खाना, उसके बाद खेलना। जब तक वो दोनों पेविलियन तक पहुंचते हैं, बुफे पहले ही खुल चुका था। विभूषण 2 प्लेट भरकर उन दोनों के लिए पोर्क रिब्स और नूडल्स सर्व कर लेता है और आयुएन से कहता है कि वो उसकी शर्ट को पकड़ कर रखे जिससे वो खो ना जाए। वो दोनों हाथों में प्लेट रखे हुए था। आयुएन ने उसकी शर्ट को पकड़ा था और इस तरह वो लोग डिपार्टमेंट को ढूंढने में लग जाते हैं। जब उसकी नज़र अपने कोवर्कर्स पर पड़ती है तो वह मुस्कुराते हुए अपने आप को अंदर ही अंदर ये बात कहता है कि इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। आखिरकार मुझे इस तरह दिखाना है कि मैं ऑलरेडी उन लोगों को आयुएन के बारे में सब कुछ बता चुका हूँ। अभी तक लांगवांग जी की तरफ उसने नहीं देखा था, लेकिन इसका मतलब कुछ भी हो सकता है। पवेलियन में 500 लोग हैं, शायद वह अपने डिपार्टमेंट के साथ कहीं कोने में चुप बैठा हो। विंग की नज़र अब याओ जिंगली पर पड़ती है जो उसके ऑफिस का मिड लेवल का एडमिनिस्ट्रेटर था। याओ जिंगली विंग को देखकर कहता है, ओ विभूषण, तुम्हें यहाँ देखकर अच्छा लगा। यहाँ का सारा अरेंजमेंट तुम्हें कैसा लग रहा है? विंग कहता है, बहुत अच्छा, मुझे सब कुछ बहुत पसंद आया। इस तरह मैं इसके साथ थोड़ा और समय बिता सकता हूँ। ऐसा कहकर वो आयुएन की तरफ इशारा करता है जो अभी भी विंग की शर्ट को पकड़कर ईमानदारी से खड़ा हुआ था। याओ जिंगली उस बच्चे यानी आयुएन की तरफ घूर कर देखने लगता है और विंग से पूछता है, ये कौन है? विंग कहता है, ये मेरा बेटा है आयुएन। क्या तुमने इसे नहीं पहचाना? इसके बारे में मैंने बताया तो था। याओ जिंगली की आंखें एकदम खुली की खुली रह जाती हैं। वो विंग से कहता है, ओ हाँ बिल्कुल, मैं कैसे भूल सकता हूँ, लेकिन तुमने जो मुझे तस्वीर दिखाई थी उसमें तो ये बहुत छोटा था। विंग कहता है, हाँ ये अब बड़ा हो गया है। अब याओ जिंगली विंग से उसके हाथ से वो प्लेट लेता है जिससे वो उसकी मदद कर सके और विंग आयुएन का हाथ पकड़ सके, और खुशी से विंग अपनी प्लेट याओ जिंगली को दे भी देता है। अब वो लोग अपने कोवर्कर्स के पास पहुंचते हैं। सब लोग आयुएन का चेहरा चौंकते हुए देख रहे थे। विंग ने ऑलमोस्ट याओ जिंगली को इतना विश्वास तो दिला ही दिया था कि आयुएन को गोद लेने के प्रोसेस के बारे में वो याओ जिंगली को पहले भी बता चुका है। याओ जिंगली को बताते हुए वो कहता है, मुझे बहुत टेंशन हो रही थी जब मुझे कोर्ट से ऑर्डर नहीं आए पूरे 3 हफ्तों तक। मुझे लगा था कि वो लोग पता नहीं आयुएन को मुझे गोद लेने भी देंगे या नहीं। मैंने सारे डॉक्यूमेंट्स को जल्दी जमा किया और वहाँ सबमिट कर दिए। वो ये सब बातें कर रहा था और कोवर्कर्स खड़े उन दोनों की बातों को सुन रहे थे। प्लेट्स नीचे रखते हुए विंग याओ जिंगली से कहता है, थैंक यू सो मच मेरी मदद करने के लिए।
उसके बाद वो आयुन को बेंच पर बिठा देता है। दूसरी तरफ म्याम्या अपने हस्बैंड और अपनी 6 साल की बेटी के साथ बैठी हुई थी। दोनों बच्चे एक दूसरे की तरफ एक्साइटेड होते हुए देखने लगते हैं। आयुन के जस्ट बराबर में बाइयिंग बैठी हुई थी और उसके पास मुशन्यू था। बाइयिंग और मुशन्यू दोनों ही वुयिंग की टीम के सबसे यंग प्लेयर्स थे। बाइयिंग वुयिंग से कहती है, विवशन, मुझे नहीं पता था कि तुमने किसी बच्चे को गोद भी लिया है। वुयिंग कहता है, अरे तुमने कभी मेरी डेस्क पर देखा नहीं, आयुन की तस्वीर लगी हुई है। अब तुमने खुद ध्यान नहीं दिया तो मैं क्या करूं? म्याम्या, जो कि वुयिंग की सबसे पुरानी दोस्त थी, वो अपनी आंखें मीरते हुए वुयिंग से पूछती है, सच में? हालांकि अंदर से उसे पता था कि ये बात सच नहीं है। वुयिंग जोर से मुस्कुराते हुए अपनी आंखें घुमा देता है और म्याम्या से कहता है, मैंने तुम्हें उसके बारे में बताया तो था, न्यू हसांग की पार्टी में, याद है? हसांग की पार्टी में दोनों ही काफ़ी ज़्यादा ड्रंक थे। वुयिंग इस बात का फ़ायदा उठाता है और म्याम्या को यही कह देता है कि उस पार्टी में उसने म्याम्या को आयुन के बारे में बताया था। म्याम्या उस वक्त ज़्यादा ध्यान नहीं दे पाती क्योंकि वो अपने हस्बैंड के साथ थी और वो उनके सामने ये बात नहीं दिखाना चाहती थी कि पार्टी में वो इतनी ज़्यादा नशे में थी। इसलिए वो फ़िलहाल वुयिंग की बातों से अग्री कर देती है और मन में सोचने लगती है, जब वो वुयिंग को अकेले में पकड़ेगी तब देखा जाएगा। अब वुयिंग मुशन्यू से कहता है, तुम्हें आयुन के बारे में याद है ना मुशन्यू? मुशन्यू ऐसे दिखता है जैसे उसे कुछ समझ ना आ रहा हो, पर वो तुरंत कह देता है, हाँ मुझे याद है। इससे पहले कि वुयिंग किसी और से बात कर पाता, आयुन अपने स्प्रिंग रोल को उठाते हुए जोर से चिल्लाते हुए कहता है, बाबा पहले खाना, मैं बड़ों की बातों से तंग आ चुका हूँ। सब लोग हंसने लगते हैं और वुयिंग आयुन की थाली को सजाने में लग जाता है। आयुन के खाना खा लेने के बाद वुयिंग म्याम्या से पूछता है कि क्या उसकी बेटी भी स्लिप एंड स्लाइड पर जाने वाली है। आयुन बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है यह सुनकर कि उसकी बेटी ने हाँ कर दिया था। उसके बाद दोनों बच्चों में बातचीत शुरू हो जाती है और वो लोग आपस में चैलेंज करते हैं कि वो सीधा झील तक फिसलेंगे, उसके बाद तैर करके ही पार करेंगे। वुयिंग ये सोचकर खुश हो रहा था कि अभी तक तो जीनियस नी हसांग का जो आइडिया था वो काम कर रहा है। अपने कोवर्कर से बात करते करते वुयिंग ने अपने बेटे पर भी नज़रें बनाई रखी थी। वुयिंग ने आयुन को वादा किया था कि अगर वो लेक्चर के दौरान चुप बैठा रहा तो बाद में उसे स्वीट्स मिलेंगी। वो उसे गोद में बिठाए हुए बैठा हुआ था। फाइनली सारे लेक्चर्स, स्पीच और अवार्ड सेरेमनी ख़त्म हो जाती है। अब इवेंट सेक्रेटरी वॉलीबॉल टूर्नामेंट और बाकी सारे गेम्स की घोषणा कर देती है। पेविलियन के आधे लोग एक साथ खड़े हो जाते हैं जबकि बाकी सारे अपना लंच खत्म करते हुए बातचीत में लगे हुए थे। एक साथ काफ़ी ज़्यादा लंबी भीड़ हो गई थी। वुयिंग सोचने लगता है, क्या इतनी भीड़ में आयुन को स्वीट्स की लाइन में ले जाना ठीक रहेगा? तभी आयुन अचानक सीधा खड़ा हो जाता है और एकदम से चिल्लाते हुए दौड़ पड़ता है। वुयिंग उसे आवाज़ देता रहता है, आयुन, पर उसे पकड़ने के लिए बहुत देर हो चुकी थी। वह उसके पीछे दौड़ता है कि तभी रुक जाता है जब वो देखता है कि आयुन तो सीधा खुशी से दौड़ते दौड़ते लांग वांगजी के पास पहुंच गया था और वो उसकी टांग को गले से लगाए खड़ा हो गया था। ये सीन वुयिंग के लिए देखने लायक था। जहां उसे काफ़ी ज़्यादा खुशी हो रही थी, वह अंदर ही अंदर उसे बहुत ज़्यादा हंसी भी आ रही थी। वांगजी के चेहरे के एक्सप्रेशंस देखकर उसे बहुत हंसी आ रही थी। आयुन और वांगजी की मुलाकात सिर्फ एक बार ही हुई थी, वो भी बहुत कम समय के लिए। जब आयुन कैई लौट कर आया था तो सही टाउन की तरफ से बचे हुए लोगों के लिए अक्सर सामान पहुंचा करता था। वांगजी वुयिंग के अपार्टमेंट में इसी तरह सामान देने के लिए आया हुआ था। वुयिंग ने वांगजी से कुछ खाने का सामान मंगाया था क्योंकि आयुन बाहर जाने से मना कर रहा था और वुयिंग को वो अपनी नज़रों के सामने से दूर नहीं होने देना चाहता था। आयुन पूरे दोपहर भर रोता रहा था, बेविशन से चिपका हुआ था। वांगजी जब उसके लिए खाना लेकर आया, उसने अपने बैग से उसे कुछ स्वीट्स निकाल कर दी, जिसे देखते ही आयुन अपना रोना ही भूल गया था। उस दिन से आयुन के मन में वांगजी की जैसे तस्वीर बस गई थी। वांगजी ने भी एक बार आयुन के बारे में पूछा था जब वुयिंग ने आयुन के कजिन्स के बारे में पता लगा लिया था। इस बारे में जानने के बाद वांगजी ने फिर कभी आयुन के बारे में बात नहीं की और अब उन दोनों का सामना पिकनिक में हो रहा था। लांग वांगजी ही वुयिंग की सबसे बड़ी परीक्षा थी। न्यू हसांग का आइडिया अब तक तो काम कर रहा था,
पर क्या वांग जी के सामने भी ये काम करने वाला था? वुयिंग पहले थोड़ा नर्वस था, पर अब वो और भी ज़्यादा नर्वस हो गया था। लांग वांग जी को देखकर वैसे तो उसके दिल को हमेशा ही सुकून मिलता आया है, पर आज उसे थोड़ी घबराहट हो रही थी। वांग जी ने लाइट ब्लू कलर की एक शर्ट पहनी हुई थी, जिसकी कॉलर्स कंधे की तरफ तिरछी लाइन में जा रही थी। वो बहुत ही ज़्यादा स्टाइलिश लग रहा था। उसने अपनी हाफ स्लीव्स को मोड़ा हुआ था और पैरों में उसने वाइट कलर के शॉर्ट्स पहने थे, जिसमें उसकी लेग्स क्लियरली दिख रहे थे। वो इतना ज़्यादा अट्रैक्टिव लग रहा था, वेइंग उसे घंटों तक देख सकता था। पर वो दोनों सिर्फ दोस्त थे, इसलिए वेइंग कभी नहीं देख पाया। वेइंग चाहे वांग जी के साथ कितना भी फ्लर्ट क्यों ना कर ले, पर वांग जी ने कभी भी उसे ऐसा कोई इशारा नहीं दिया कि वो दोस्ती से ज़्यादा कुछ चाहता है, और वेइंग उनकी इस दोस्ती को हमेशा कायम रखना चाहता था। वेइंग वांग जी को देखकर कहता है, ओह लंजा, मैंने तुम्हें देखा ही नहीं। आयुन ने अभी भी वांग जी के पैरों को पकड़ा हुआ था। आसपास के लोग आपस में बातें कर रहे थे कि ये क्या हो रहा है। उसने सबको नज़रअंदाज किया, पर वांग जी के स्ट्रेट लेकिन कंफ्यूज्ड चेहरे को देखकर उसकी हंसी छूट पड़ी। वो जानता था कि वांग जी की जो तिरछी नज़रें हैं, वो आसपास के लोगों की बातें अभी तक सुन चुकी होंगी। विभूषण मुस्कुराते हुए कहता है, ऐसे मत देखो लंजा, हमारा बेटा क्या सोचेगा। जानबूझकर वांग जी को टीज करने के लिए वेइंग ने ये सब कहा था। शायद ये उसकी पुरानी आदत है, वांग जी को टीज करने के लिए कुछ भी ऐसा कह देना। इससे पहले कि वांग जी कुछ और कहता, वेइंग कहता है, माफ़ करना, हम दोनों लेट हो गए। मैंने कहा था ना कि टाइम पर पहुंचूंगा, लेकिन तुम जानते ही हो कि हमारे बेटे को घर से बाहर निकाल पाना कितना मुश्किल होता है। उसने झुककर आयुन को वांग जी के पैरों से हटाया, लेकिन उसे अपनी गोदी में लेने की बजाय सीधे वांग जी की तरफ बढ़ा दिया। वांग जी को उसे अपनाना ही पड़ा। आयुन ने वांग जी को जोर से गले लगाते हुए कहा, मैंने आपको बहुत मिस किया। आयुन के गले लगाते ही वांग जी जैसे एकदम नर्म हो गया। वो एक सॉफ्ट वॉइस में कहता है, हाय आयुन, और वो आयुन को अपनी गोद में बिठा लेता है। तभी उस भीड़ में किसी की आवाज़ गूंज उठी, जो कि कहने लगता है, विभूषण का एक बेटा भी है। वेइंग उस आवाज़ को पहचान जाता है। यह सूशे था। सूशे वेइंग से पूछता है, तुम्हें बच्चे पालने का हक किसने दिया? वेइंग कहता है, चाइल्ड वेलफेयर मिनिस्ट्री ऑफिस ने। बाई यिंग, जो कि उनकी ऑफिस की एक और कोवर्कर थी, वो सूशे से कहती है, ये तो बहुत महीने पहले हुआ, क्या तुम्हें इस बारे में नहीं पता? सूशे कहता है, महीनों पहले? ये सब कुछ झूठ है, ये अपनी आप बातें बना रहा है, और अब लांगवांग जी को भी अपने इस झूठ में फंसाने की कोशिश कर रहा है। बाकी सारे जब अपने आपस में बहस में लग जाते हैं, वांग जी धीरे से वेइंग से पूछता है, महीनों पहले? वेइंग कहता है, गोद लेने के पेपर 2 महीने पहले ही फाइनल हुए हैं, पर वो हमारे साथ और भी पहले से रह रहा है। ये सब वेइंग ने कह तो दिया था, पर मन में वो सोच रहा था, क्या लांगवांग जी को, जिसे झूठ से सख्त नफरत है, ये सब अच्छा लगेगा? पर शायद वो सूशे से भी उतना ही नफरत करता है जितना कि वो झूठ से, या शायद वो उससे भी ज़्यादा। शायद सिर्फ एक बार वांग जी उसके झूठ में हाँ में हाँ मिला दे। वेइंग अपनी बात को कंटिन्यू करते हुए कहता है, याद है लंजा, जब मैं प्रेग्नेंट था और तुम्हें इस बारे में बताना नहीं चाहता था? वेइंग वांग जी को अपॉलोजेटिक नज़रों से देखता भी जा रहा था, साथ में वो ये सब कहता भी जा रहा था। वांग जी आखिरकार सब कुछ छोड़कर सिर्फ आयुन की तरफ देखता है, जो अभी भी बाइंग और सूशे की बहस हो रही बातों की तरफ देख रहा था। वांग जी आयुन से कहता है, उन लोगों की बातों पर ध्यान मत दो, वो सब लोग बकवास कर रहे हैं। सूशे चिल्लाते हुए कहता है, बकवास? लांगवांग जी, ये साफ है कि विभूषण फिर से अपना कोई प्रैंक खेल रहा है, और इसमें वो तुम्हें भी शामिल कर रहा है, पर तुम उसका साथ नहीं दे सकते। वांग जी अब फिर से अपनी धीमी आवाज़ में कहता है, ये कोई प्रैंक नहीं है, आयुन हमारा ही बेटा है। ये सुनने के बाद वेइंग की खुशी का तो कोई ठिकाना ही नहीं था। उसके बाद उसे ज़ोर ज़ोर से हंसने का भी मन हुआ जब उसने सूशे के चेहरे पर देखा। वो अब सूशे से कहता है, तुम्हें क्यों इतना इंटरेस्ट है अपने कोवर्कर्स की प्राइवेट लाइफ में घुसने का? सूशे का चेहरा तो देखने लायक रह गया था, और वेइंग को ये नज़ारा बहुत अच्छा लग रहा था। उसके बाद वांग जी वेइंग की आंखों में आंखें डालकर सबके सामने कहता है, वेइंग और मैं शादीशुदा हैं। उसके बाद तो वेइंग अपनी जगह पर जैसे फ्रीज ही हो गया था।
उसकी मुस्कान अब गायब हो गई थी। एक सेकंड के लिए उसे ऐसा लगा जैसे वो बिल्कुल ब्लैंक हो चुका है। लांग वांग जी, जो अपने नियमों का इतना पक्का है और कभी झूठ नहीं बोलता, जिसने स्कूल के वक्त खुद वेवुशन को 2 नियम तोड़ने पर रिपोर्ट कर दिया था, आज वो खुद झूठ बोल रहा है। और जब आपका नाम लांगवांग जी हो और आपकी छवि इतनी ज़्यादा प्योर हो कि लोग आपकी कही हर बात पर विश्वास कर लें, तो कोई भी आप पर उंगली नहीं उठाता। सेम यही हो रहा था वियिंग और वांग जी के साथ। आसपास के सारे लोग आपस में हैरानी से बातें कर रहे थे, एक दूसरे को फुसफुसा रहे थे और पूछ रहे थे कि क्या उन्हें इन दोनों की मैरिड होने की बात पहले से पता थी। कोई था जो कह रहा था, मुझे तो पहले से ही पता था कि इन दोनों के बीच कुछ चल रहा है। इन सब बातों के बीच वांग जी बिल्कुल शांत खड़ा था। आयुन अभी भी उसकी शर्ट के बटन से खेल रहा था। वह वुयिंग की तरफ देखता है और वुयिंग से पूछता है, अब आगे क्या कहोगे? वांग जी के शायद पूछने का मतलब था कि ये खेल कब तक चलाओगे। ओके गाइस, इस पार्ट को हम यहीं ख़त्म करते हैं। कैसा लगा आप लोगों को फर्स्ट पार्ट इस फैन फिक्शन का, मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। और नेक्स्ट पार्ट में जल्दी से जल्दी शेयर करूँगी। आज का वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय बाय।